अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, जो कौमी मुज़ाकराती कमेटी है, मतलब फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी, इन्होंने एक कौमी कौमी डायलॉग के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन दोनों को दावत दी है। हुकूमती सारी जमातों को भी दावत दी है, अपोजिशन की सारी जमातों को भी दावत दी है। बुनियादी तौर पर फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल ये चाहते थे कि हुकूमत और अपोजिशन को एक मेज पर बिठाया जाए, और उनका ख्याल है कि वो न्यूट्रल हैं, तो उनकी मेज पर सब इकट्ठे बैठ जाएं। और जब एक दफा सब मेज पर इकट्ठे बैठेंगे तो कोई मुज़ाकरात शुरू होंगे, कोई बातचीत शुरू होगी, कोई कॉन्फ्रेंस होगी, सब अपनी बात करेंगे, बात आगे चलेगी। बुनियादी फलसफा और आइडिया फवाद चौधरी का ये है। अब सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात की न्यूट्रल मेज क्या फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल की मेज न्यूट्रल मेज हो सकती है? पहली बात तो आप ये समझें कि तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल की मेज पर बैठने से इनकार कर दिया है। उन्होंने उनकी बुलाई गई कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दिया है, उनका दावतनामा मुस्तरद कर दिया है। क्यों? इसलिए कि शरीका, अगर सारा क्रेडिट फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल को मिल गया, तो बाकी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन और बाकी तहरीक इंसाफ आलू बेचेगी। फिर तो वो और उनकी गुड्डी चढ़ जाएगी, देखें हमने मुज़ाकरात शुरू करा दिए, देखें हमने ब्रेक थ्रू करा दिया, देखें हम बड़े कामयाब सियासतदान हैं। ये बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा ये क्या बेचते हैं, ये शेख वकास अकरम क्या बेचता है, ये बैरिस्टर गौहर क्या बेचता है, ये असद कैसर क्या बेचता है, वो सारे तो जीरो हो जाए। अगर वो फवाद चौधरी की कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाए तो पूरी पीटीआई जीरो हो जाए, महमूद खान अचकदई जीरो हो जाए, लामा राजा नासिराबाद जीरो हो जाए। तो आप समझें कि मेरा मतलब है कि ये जो शरीके का वैर है ना, शरीके का वैर हमारे यहाँ पंजाब में ना, शरीके का एक वैर होता है। शरीके का वैर ही होता है कि आपकी बेशक आप हम ख्याल हो, एक पेज में हो, लेकिन शरीके आपस में कंपटीशन है, एक दूसरे से लागतबाजी है। तो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन ने, मैं समझता हूँ, शरीके की वजह से फवाद चौधरी वगैरह की कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दिया। उनको पता था अगर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई तो उनको बहुत जूतियां पड़ेंगी, बाद में फवाद चौधरी 6 महीने जूतियां मारता रहेगा इस एक कॉन्फ्रेंस पे, पहले उसकी गालियां कम नहीं होती और ऊपर से 6 महीने और फिर फवाद चौधरी वगैरह पे ये इल्जाम भी तो है ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे पीटीआई छोड़ी थी, और वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। तो फिर हम एस्टेब्लिशमेंट की बुलाई हुई के लोगों की कॉन्फ्रेंस में चले जाएंगे तो क्या होगा? तो लोग कहेंगे आप एस्टेब्लिशमेंट के लोगों में चले गए। आप देखें ना, पहले गंडापुर को इसलिए निकाला है, वो एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट था, और लोगों को साइडलाइन किया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट थे। तो अब आप एस्टेब्लिशमेंट के एजेंटों की कॉन्फ्रेंस में चले जाएंगे तो ये भी पीटीआई के वो आदिल राजा, मोहित पीरजादा, इनको शहबाज गिल खा जाएंगे। तो हर दो मौत थी, सियासी मौत भी थी, सोशल मीडिया की मौत भी थी। लिहाजा मैं समझता हूँ कोई और रास्ता ही नहीं था पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के पास इनकी कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करने के अलावा। लिहाजा लोग कहते हैं जी उन्होंने बाइकआउट कर दिया, क्यों कर दिया? क्या करते, मतलब मरते ना करते, बाइकआउट भी ना करते, और जाकर फवाद चौधरी को दूल्हा बना देते, तो मेरा मतलब उसके बाद वो इनको जूतियां मार मार वो इनको जमादार बना देता, ये उसको दूल्हा बना देते। तो ये तो मुमकिन नहीं था। अब हुकूमत क्या फवाद चौधरी की कॉन्फ्रेंस में आए, गुनाह बेइज्जत है। लेकिन जब पीटीआई और वो नहीं आ रहे तो हुकूमत की अपनी जमातों ने आपस में बैठ के क्या करना है? तो टेक्निकली फवाद चौधरी साहब की मुज़ाकरात की जो देग है, उसमें से हवा निकल गई है, और अब उसमें कुछ भी नहीं रहा। देखिए, फवाद चौधरी साहब तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कराना चाहते हैं ना। वो कोई हुकूमत की अपनी जमातों की कॉन्फ्रेंस करा के तो उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं होनी। लिहाजा मेरा ख्याल है उन्होंने वो टेक्निकली आप समझें तो ये जो कॉन्फ्रेंस है 7 जनवरी वाली, ये अपनी मौत आप मर गई है। अब इसमें गवर्नमेंट के आने को तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने आने से इनकार कर दिया है। और तो जब अपोजिशन आकर बैठने को तैयार नहीं, तो हुकूमती जमातें तो रोज आपस में बातचीत करती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है ही नहीं। कोई हुकूमती जमातों के दरमियान डेडलॉक तो मौजूद नहीं है कि आप कहें कि हुकूमती जमातों के दरमियान डेडलॉक मौजूद है और फवाद चौधरी हुकूमती जमातों के दरमियान को मुज़ाकरात कराना चाहते हैं। मुज़ाकरात तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने। लेकिन अब आप एक और बात समझें, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने खुद कौमी कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने हुकूमत को नहीं बुलाया।
जिस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत और अपोजिशन दोनों को बुलाया गया है उसमें वो आने के लिए तैयार नहीं है। अब आप बताएं तरीका क्या है? हुकूमत बरह रास्त उन्हें मुज़ाकरात के लिए बुलाए तो वो जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, मैंने कोई तरीका दसते हो। हुकूमत के बुलाने पर ये आने को तैयार नहीं, खुद ये हुकूमत को बुलाने के लिए तैयार नहीं, कोई तीसरा बुला ले वहां जाने को तैयार नहीं, तो ये मुज़ाकरात कैसे होने हैं? कोई मुज़ाकरात नहीं होने, मुझे ये लग गया है हुकूमत, क्योंकि मैंने आज सोहेल अफरीदी का पैगाम वो बयान भी पढ़ा है। उसने कहा मुज़ाकरात के हवाले से मैं इमरान खान की पॉलिसी पे चलूंगा। इमरान खान की पॉलिसी है कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अलीमा खान ने कहा जो मुज़ाकरात करेगा वो हम में से नहीं। सोहेल अफरीदी छितर खाने के लिए तैयार नहीं है कि हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू कर ले और उसके बाद छितर खाए पूरे सोशल मीडिया से भी, अलीमा खान से भी। वो क्या जरूरत है? अच्छी भली वजारत आला चल रही है, कराची का दौरा करे, कोयटा का दौरा करे, कुछ भी ना करे, आइन जाइन करे और अपनी वजारत आला चलाया गया। वही फजूल हुकूमत से मुज़ाकरात करके गंदा हो जाए और उस गंदा होने के बाद वजारत आला हाथ से गंवा ले, इसकी क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। और सोहेल अफरीदी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो ये काम करे। वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन कर रहा है, जहाँ एस्टेब्लिशमेंट को केपी में जरूरत है। कोई इशू नहीं है इस वक्त। आप देखें DGI SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें थी केपी के बारे में वो बंद हो गई हैं, इसलिए कि जो ताउन जितना दरकार था सोहेल अफरीदी से, वो ताउन सोहेल अफरीदी से मिल चुका है। तीरा में मिल चुका है, बन्नू में मिल चुका है, खैबर में मिल चुका है। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के जो IBOs हैं और जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है उसमें ताउन करना शुरू कर दिया है। लिहाजा आप देखें जो जो एक सिलसिला शुरू हुआ था हर हफ्ते केपी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सिलसिला भी बंद हो गया है। और सोहेल अफरीदी को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ठंडी हवाएं और ठंडी छाएं आने लग गई है। तो इसलिए उसे क्या जरूरत है ये ठंडी छाएं और ठंडी हवाएं जो है वो एक फजूल मुज़ाकरात के लिए खत्म कर दे? लिहाजा मुझे इसके कोई खास इम्कानात नजर नहीं आते हैं। तो एक तो मुज़ाकरात वाली कहानी आपसे एक्सप्लेन करनी थी। मोदी साहब बड़ी मुश्किल में है इंडिया में। ये वेनेजुएला वाले मामले के बाद ना सारे मोदी को फिर पड़ गए हैं। वो कहते हैं जैसे ट्रंप ने जाके वेनेजुएला के सदर को उठाया ना, इस तरह पाकिस्तान में जो हमारे दहशतगर्द हैं ना, जो इंडिया के बकौल दहशतगर्द हैं, मसलन हाफिज सईद, मसूद अजहर, जिन लोगों को वो कहते हैं कि जी वो कश्मीर की जदोजहद में हैं और वो दहशतगर्द हैं, इंडिया उनको उठा के वैसे ही लेकर आए जैसे ट्रंप की फोर्सेस जाके वेनेजुएला के सदर को लेके आई हैं। तो इंडिया की जो ऑपोजिशन है वो मोदी को अब कह रही है कि तेरी 56 इंच की छाती है ना, जा पाकिस्तान में घुस के दिखा। बेचारे एम मोदी का डगा लगा रहे हैं। आप बताएं पाकिस्तान में तो नहीं घुसा जा सकता ना, पाकिस्तान अगर घुसेंगे तो पाकिस्तान दिल्ली में घुस जाएगा। और मोदी को पता है कि हम मैं पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता। अभी तो देखें कुछ जदीद जहाज भी नहीं खरीदे हैं, कुछ भी नहीं खरीदा है। लेकिन एक दिलचस्प बात जो आप समझे वेनेजुएला के बाद इंडिया में शुरू हुई है, मैंने मुख्तलिफ वहाँ अपोजिशन के सियासतदानों के बयानात पढ़े हैं, देखे हैं। वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं कि आप भी तो खुद को ट्रम्प से ज्यादा ताकतवर वजीर आजम और कहते हैं कि मेरी 56 इंच की छाती है, तो जाओ भाई जरा पाकिस्तान जाकर दिखाओ ये पाकिस्तान के नाम पर आपकी जान क्यों निकल जाती है। और वो बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं और बीजेपी पे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा एक उसका इफेक्ट है, बेचारे मोदी साहब मुश्किल में है, कुछ भी होने लगे तो वो उन पर ऐसे ही गुस्सा सब निकालना शुरू कर देते हैं कि जाओ पाकिस्तान उनकी छेड़ बना दिए, जाकर दिखाओ। लेकिन ओवरऑल इंडिया मुश्किल में इसलिए है कि अब आप देखें ना, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने भी इंडिया जाने से इनकार कर दिया। और बांग्लादेश की क्रिकेट ICC को उन्होंने खत लिखा है कि हमारे T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं वो इंडिया से शिफ्ट किए जाएं। ऑलरेडी पाकिस्तान के मैचेस इस बार शिफ्ट हो चुके हैं, अब अगर बांग्लादेश के मैचेस भी बाहर शिफ्ट होते हैं तो इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का वेन्यू तो उड़ गया ना। वो मेरा मतलब ना वहाँ बांग्लादेश ना पाकिस्तान, तो फिर वहां उन्होंने मैचेस किससे खेलने हैं? तो टेक्निकल बात यह है कि इंडियन क्रिकेट को ICC में जो इंडिया ने अपनी हेजमनी बनाई हुई है उसको आहिस्ता आहिस्ता धचका ऐसे लगेगा कि जैसे पहले पाकिस्तान अकेला था, अब साथ बांग्लादेश मिल गया है, दो मुल्क और साथ मिल गए, तो इंडिया की हेजमनी जो है वो ब्रेक हो जाएगी। मैं मानता हूं कि पैसा इंडिया का ही रहेगा, लेकिन वोट इंडिया के खत्म हो जाएंगे। इंडिया वो पैसा लेके अकेला ही तो नहीं खेलेगा, उसे दूसरे मुल्क चाहिए जो उसके साथ खेलें। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंडिया की जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है वो भी खतरे में। अब हमारे यहाँ क्रिकेट भी एक डिप्लोमेसी हो गई है, जैसे फॉरेन डिप्लोमेसी है, जैसे मिलिट्री डिप्लोमेसी है, जैसे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। अब डिप्लोमेसी की मुख्तलिफ शक्लें जो हैं वो हमारे सामने हैं। सो रिलीजियस डिप्लोमेसी हो जाती है, जब
دو ملکوں کے آپس میں ریلیجس تعاون ہوتا ہے یا ریلیجس ہم آہنگی ہوتی ہے، تو بہت قسم کی ڈپلومیسی جو ہے وہ چلتی ہے. تو یہ جو ڈپلومیسی ہے نا، کرکٹ ڈپلومیسی، اس میں انڈیا کے لیے مشکلات ہیں. اور ان مشکلات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کرکٹنگ نیشنز ہیں وہ اب انڈیا کے جو کرکٹنگ بیہیویئر ہے اس سے ناراض ہیں. کرکٹ میں انڈیا کا بیہیویئر وہی ہے جو امریکہ کا دنیا میں بیہیویئر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ والا، لیکن شاید کرکٹ میں انڈیا کا وہ بیہیویئر چل نہ سکے کیونکہ انڈیا اپنے آپ کو غلط طریقے سے امریکہ سمجھتا ہے کرکٹ کا. دوسرے کرکٹنگ نیشنز کی کرکٹ کے بغیر اکیلا انڈیا اپنی کرکٹ نہیں چلا سکتا. میرے خیال میں مشکلات ہیں انڈیا کی کرکٹ ڈپلومیسی کو. کہیں نہ کہیں انڈیا کو اپنی کرکٹ ڈپلومیسی کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. اس طرح 1.5 اینٹ کی مسجد کے ساتھ وہ اپنی کرکٹ جو ہے وہ آگے لے کر نہیں چل سکیں گے. پنجاب کو گرم کرنا ہے جی. 8 فروری ہے، اگر پنجاب میں کچھ نہ ہوا تو تحریک انصاف کا 8 فروری ناکام ہو جائے گا، پہیہ جام ناکام ہو جائے گا. جنید اکبر اور اسد کیسر خفیہ طور پہ لاہور آئے ہیں ایک دن کے لیے، مختلف لوگوں کو ملے ہیں، ایک شادی میں بھی شرکت کی ہے، پر میڈیا میں کسی کو نہیں ملے، اس دورے کا میڈیا میں ذکر بھی نہیں ہوا. وہ آئے ہیں اور لاہور کو اسیس کر کے گئے ہیں کہ سہیل افریدی کے لاہور آنے کے بعد کیا لاہور کسی تحریک کے لیے تیار ہے. لطیف کوسا صاحب ان کے میزبان تھے، ان کو بتایا گیا ہے کھ بھی نہیں ہوا لاہور میں. آپ کا یہ خیال ہے کہ اس دورے کے بعد لاہور 8 فروری کو پہیہ جام ہو جائے گا؟ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب 9، 10 اور 11 دسمبر کو محمود خان اچکزئی صاحب لاہور آ رہے ہیں. وہ وہ بھی ان کے لاہور آنے سے بھی کیا لاہور میں کوئی تحریک چل جائے گی؟ دیکھیں ان کے لاہور کا ویلکم تو سہیل افریدی سے بھی کم ہوگا. ان کو وہ تو لاہور کے لیے سہیل افریدی کی نسبت زیادہ اجنبی ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی لاہور میں کوئی روٹس نہیں ہے. پھر سہیل افریدی کی تو پھر پی ٹی آئی موجود تھی. محمود خان اچکزئی تو کرائے کے دولے ہیں لاہور کے لیے، تو مجھے نہیں لگتا ان کے آنے سے کوئی لاہور تیز ہوگا. لیکن تحریک انصاف لاہور کے حوالے سے بہت پریشان ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی تحریک چل ہی نہیں پا رہی کیونکہ لاہور یا پنجاب رسپونڈ نہیں کر رہا، اور پنجاب کو رسپونڈ کرانے کے لیے سہیل افریدی کا دورہ پی ٹی آئی کی انٹرنل رپورٹس میں ناکام ہو گیا. ان کا موقف ہے کہ یہ ابھی لاہور کو کوئی الائیو نہیں کر سکے، لاہور کا ورکر ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، لاہور کی مقامی قیادت ابھی باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، اور لاہور کے لوگ بھی باہر آنے کو تیار نہیں ہیں. لہذا فی الحال ان جو جنید اکبر اور اسد کیسر کا دورہ لاہور ہے وہ بھی ناکامی کی نوید ہی سنا کے گیا ہے. اور انہوں نے جا کے بھی یہی رپورٹ دی ہے کہ ابھی لاہور میں کوئی ایسا ماحول نہیں کہ لاہور میں تحریک چلائی جا سکے.